स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे बिहार के सियासी बवाल की। बवाल इस मायने में कि जनता दल यूनाइटेड एक बार फिर भाजपा के साथ है और हम कहें कि नीतीश कुमार जहां से नरेंद्र मोदी के दौर में राजनीति शुरू की थी, वापस वहीं पे आ गए हैं। यही नीतीश कुमार हैं जब गोवा के अंदर नरेंद्र मोदी के चीफ कैंपेनर के रूप में अनाउंस किया जा रहा था। उस वक्त लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज पार्टी स्तर पे जो हल्का विरोध कर रहे थे, और बाहर नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति थे जब एनडीए से पहली बार किसी आदमी ने सख्त कदम उठाते हुए और दामन छोड़ा था। लेकिन एक बार फिर दोनों साथ आए हैं। तो राजनीति में उस वक्त की भी बात करूंगा कि जब चौराहे पे नीतीश अकेले खड़े थे तो लालू के सहयोग की आवश्यकता पड़ी और एक बार फिर दोनों ने 20 साल बाद एक दूसरे का हाथ थामा और कुछ साल बाद ही नीतीश कुमार ने फिर बीजेपी का दामन थामा। तो यानी कि लबोलबाब यह है कि राजनीति में यह तो तय है कि कोई किसी का स्थायी दोस्त नहीं है और ना कोई किसी का विरोधी। यह नीतीश की इस घटना ने साफ जाहिर कर दिया है। हालांकि लंबे समय से बात कही जाती है कि कड़वे बोल ऐसे मत बोलिए किसी के लिए कोई भी, कि किसी का डीएनए टेस्ट कराना पड़े कि इसमें वास्तव में कि कहीं को विचारों की खामी तो नहीं है। आप समझ गए होंगे कि हम ये जिक्र क्यों कर रहे हैं। खैर चलिए, लेकिन इस पूरी तस्वीर को आप एक बार जन टीवी के नजरिए से देखिए और उसके बाद हमारे जो मेहमान हैं उनसे मुखातिब होंगे। नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त बीजेपी का साथ लिया। तब नीतीश एनडीए के सहयोगी थे। बिहार में उस वक्त पांव जमाने के लिए नीतीश को बीजेपी की और बीजेपी को नीतीश की आवश्यकता थी। राजनीति में नीतीश नरेंद्र मोदी के लीडरशिप के पक्षधर नहीं रहे और यही वजह रही कि जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने गोवा में अपना चीफ कैंपेनर बनाया और तय हो गया कि भाजपा मोदी के नेतृत्व में ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, तब एनडीए से अलग होने वाले सबसे पहले व्यक्ति नीतीश कुमार ही थे। नीतीश के इस कदम से बीजेपी से कई ज्यादा नरेंद्र मोदी को धक्का लगा था। 20 महीना भी पूरा हो चुका, 1/3 जिसको कहते हैं। अब लेकिन इस बीच में जो चीजें उभरकर सामने आई, अब उस माहौल में मेरे लिए काम करना, नेतृत्व करना इस महागठबंधन का संभव नहीं। भाजपा से अलग होने के बाद नीतीश कुमार को बिहार में जमने के लिए एक बार फिर किसी नए साथी की तलाश थी, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और नरेंद्र मोदी का विजय अभियान जारी था। यह नीतीश के लिए एक चिंता का विषय भी था। लालू मोदी को लगातार सांप्रदायिक चेहरा बता रहे थे और गुजरात के दंगों की लगातार चर्चा करते थे। यह ऐसा मौका था जब नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए नीतीश और लालू का मकसद एक ही था और 20 साल बाद एक बार फिर दोनों ने हाथ मिलाया, जिसमें दोनों कामयाब हुए। लालू के पास नीतीश से अधिक सीट होने के बावजूद भी सीएम नीतीश को ही बनाया गया। लेकिन जब से लालू और लालू परिवार पर सीबीआई का शिकंजा कसा गया, तब से नीतीश ने दूरी बनाना शुरू कर दिया ताकि भविष्य में अपनी साफ छवि की और की जा सके। कोई संवादहीनता नहीं, हमने अपनी बात कह दी थी, अब उस पर उनको गौर करना था। अब वहाँ की अपेक्षा होती है कि साहब हम संकट में तो मेरी रक्षा करो। यह कोई संकट नहीं है, यह अपने आप लाया गया संकट, इसको संकट नहीं कहते। आखिरकार आरोप लगा तो उसका उत्तर देना चाहिए प्रॉपर, वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। अगर उसको स्पष्ट कर देते वो हम लोगों को भी एक आधार मिलता। बुधवार का दिन बिहार की राजनीति के लिए उथल पुथल वाला दिन रहा। पहले लालू ने कहा कि तेजस्वी का इस्तीफा नहीं मांगा गया और उसके 3 घंटे बाद ही नीतीश कुमार और उसकी कैबिनेट ने इस्तीफा देकर गठबंधन के कयासों पर विराम लगा दिया। एक बार फिर नीतीश ने भाजपा का साथ लेकर सरकार का गठन कर लिया है। हालांकि इसके संकेत तब से ही मिलने लग गए थे जब नरेंद्र मोदी पटना में गुरु गोविंद सिंह जयंती पर आयोजित समारोह में गए थे। नीतीश के लालू के साथ जाने और वापस भाजपा से हाथ मिलाने पर यह साफ हो गया है
कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त और विरोधी नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। जब तक चला सकते थे चला दिया। अब मेरे ये स्वभाव और काम करने के तरीकों के अनुरूप नहीं है। गांधी जी ने हमेशा कहा है कि धरती पर लोगों की जरूरत की पूर्ति होगी, लेकिन लालच की नहीं। तो चलिए, बिहार की राजनीति पर निगाहें सबकी टिकी हुई है और निगाहें तब से टिकी हुई थी जब लालू यादव पर सीबीआई और इनकम टैक्स, डीआरआई, कई एजेंसीज का शिकंजा कसना शुरू हुआ। दो बातें यहां निकल करके साफ सामने आती हैं, जो विश्लेषक कहते हैं कि लालू पुत्र मोह में डूब गए और नीतीश अपनी छवि में। नीतीश को जब मौका मिला कि नरेंद्र मोदी पर गोधरा दंगे के दाग लगे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बिहार की राजनीति में जो मुस्लिम समुदाय है वो उनसे छिटक के चला जाए, तब छवि बुनाने के लिए उन्होंने लालू का दामन थामा। और जब एक बार आया कि अपनी साफ छवि को बुनाए रखना है, तो लालू का साथ छोड़ करके वापस बीजेपी से हाथ मिलाया। पूरी अगर पिक्चर को देखें तो हीरो तो नीतीश ही है, चाहे लालू का साथ छोड़ने की बात हो और चाहे हाथ मिलाने की बात हो। अब हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक ओम सैनी साहब हैं, भाजपा नेता मनीष जी हैं, कांग्रेस से नगेंद्र सिंह शेखावत जी हैं और जनता दल यूनाइटेड राजस्थान के अध्यक्ष रामनिवास यादव साहब हमारे साथ हैं। समय आज कम है लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा है। ओम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले कि ये पूरी तस्वीर देख करके क्या लगता आपको? देखिए, ये यथार्थ तो आपने बता दिया, लेकिन दर्शन का पक्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। एक और तो कौटिल्य के अनुयायी हैं जिसके नेतृत्व कर रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी। वो अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए शाम दाम दंड भेद सब तरह के रास्ते को अपनाते हैं। दूसरी ओर नीतीश हैं, जो ऐसा लगता है कि न तो उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव से सीखा, न जेपी से सीखा। उन्होंने अपना एक अलग ही रास्ता अपनाया है और उसको अपॉर्चुनिज्म का रास्ता कहते हैं। नैतिकता के नाम पर देखिए, राजनीति में आज की तारीख में मसल बल और मनी बल अगर आपके पास में नहीं है तो आप कोई भी पार्टी कहीं टिकती नहीं है। आपकी हम बुनियाद देख सकते हैं कि आप पार्टी किस तरीके से लोगों के चंदे देने के बाद में खड़ी हुई और अपनी हैसियत हासिल की। तो ऐसी स्थिति में लालू पे लगे हुए आरोप तो देखिए बड़ी सफाई से लालू ने जितने भी अपने बेटे और बच्चे हैं, इनके जो आंकड़े जो बताए हैं, उन सब के पास में व्हाइट का सिलसिला बड़ा साफ साफ नजर आता है। उसमें फंसता नहीं आदमी, लेकिन पूछताछ से एक संकेत जाता है और संकेत मेरा ख्याल है कि भारतीय जनता अब इस तरीके से लेती नहीं है जैसा नीतीश जी कह रहे हैं। और नैतिकता के नाम पे नीतीश जी ने जो एक दर्शन रचा था भारतीय राजनीति में, दर्शन ये था कि एक और सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेज होंगी तो दूसरी ओर सो कॉल्ड कम्युनल और फासिस्ट फोर्सेज होंगी। इस तरह का जो व्यू रचना हुई थी प्रतिपक्ष की और सत्ताधारी दल की, उसमें जो चलना चाहिए था, लगा ये कि जैसे प्रतिपक्ष बीच में ही ढह गया हो और सत्ता पक्ष जो अपने जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं, एनडीए कर रही है, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान स्थिति तो यही है। दर्शन का पक्ष भी बड़ा सामने है कि विचार के स्तर पर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। जनता इसका फैसला करेगी कि इसमें कौन सही था और कौन गलत था। यथार्थ तो आपने बता ही दिया, दर्शन का पक्ष ये है। जी चलिए, इस वक्त रामनिवास जी हैं, जो मैं कहूंगा कि जनता दल के नेता ही नहीं है, जनता दल यूनाइटेड के नेता ही नहीं है, नीतीश के करीबी है, नीतीश को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके सहयोगी के रूप में काफी लंबे समय तक उनका सहयोग भी किया। रामनिवास जी, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि लालू यादव परिवार पे या लालू यादव पे करप्शन के चार्जेस पहली मर्तबा लगे हों, उन पे दबंगई के आरोप पहली बार लगे हों। नीतीश ने जब सहयोग लिया था लालू का, मुझे लगता है कि उस वक्त नई बात नहीं थी। ये नए पेज खुले, उसके बाद अचानक नीतीश का मोहभंग होना गठबंधन से, ये थोड़ा सा आम जनता के और विश्लेषकों की समझ से परे, ऐसी क्या परिस्थितियां हुई? हम जब एनडीए के पार्ट थे तो माननीय नीतीश कुमार जी ने ये कहकर गठबंधन तोड़ा था कि देश का सवाल है, विचारधारा का सवाल है जी। और जब गठबंधन बना, महागठबंधन बना, तब देश को बचाने की बात थी, बिहार को बचाने की बात थी, दलित गरीब गुरबों को बचाने की बात थी। और ये 20 महीने सरकार चलने के बाद माननीय नीतीश कुमार जी ने ना तो पार्टी में किसी साथियों से कोई राय की, ना पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई। ये नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत निर्णय है जी, और उन्होंने अपने स्तर पर ही ये निर्णय ले लिया जी। पार्टी में किसी भी स्तर पर, रामनिवास जी, पार्टी स्तर पर किसी नेता से आपकी वार्ता हुई है? जो आप अभी कह रहे हैं, बड़ी बात आपने ये कही है कि नीतीश कुमार का ये व्यक्तिगत निर्णय है। हो सकता है कि जो उनकी अपनी
कैबिनेट के साथी हो या फिर विधायक दल की बैठक में जो लोग मौजूद हैं वो नीतीश से इत्तेफाक रखते हुए एक आवाज के साथ में गवर्नर के पास चले गए और पूरी जो उनकी कैबिनेट थी उन्होंने रिजाइन किया, नीतीश ने रिजाइन किया। तो ये आप जो बात करें तो बहुत बड़ी बात है। पार्टी स्तर पे किसी से वार्ता हुई है या आपके भी अपने खुद के विचार हैं जो आप मानते हैं कि नीतीश जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था? पार्टी की 23 जुलाई को जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग आमंत्रित की थी दिल्ली में जी। मीटिंग में यह तय होना था पार्टी का क्या रुख रहेगा, क्या स्टैंड रहेगा जी, लेकिन मीटिंग को स्थगित कर दिया गया। अभी जो निर्णय हुआ उसका इस देश के किसी भी व्यक्ति को ऐसा सोच नहीं सकता था कि ऐसा निर्णय भी हो सकता था। मैं माफी चाहूंगा, मेरी पार्टी के सम्मानित नेता है, पार्टी की लाइन के अनुरूप हम लोगों को जो भी मजबूरी होगी चलना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से जनता ने जनादेश दिया था और जनादेश जिन लोगों का मिला था उनके खिलाफ हम सरकार उन लोगों के पक्ष हाथ बढ़ा रहे हैं जिनको हम गाली देते थे। वही तो हम कह रहे हैं कि राजनीति में ऐसे बोल मत बोलिए कब किससे गले मिलना पड़े। मैं तो बीजेपी और कांग्रेस वालों को भी कहता हूं कि बहुत मधुर भाषा का प्रयोग करें, हो सकता है कि रास्ते कहां किसको ला करके कब मिला दें। नगेंद्र जी देखिए, यूं तो इस पूरे पैटर्न और इसमें देखें तो कांग्रेस एक मध्यस्थता की भूमिका निभा रही थी, एक अच्छे पड़ोसी की भूमिका निभा रही थी, एक अच्छे रिश्ते निभाने की कोशिश कर रही थी। सोनिया गांधी ने भी अंतिम वक्त तक नीतीश कुमार को बताया, समझाया, और जो भी वजह रही होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक झटका विपक्ष की पार्टियों को जो एक एकता की बात कह रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ हमें खड़ा होना है, उस विपक्ष एकता में जरूर मुझे लगता है कि एक सेन नरेंद्र मोदी ने डालने में कामयाब भी हुए हैं और एक झटका कहा जा सकता है नीतीश के जाने से। देखिए योगेंद्र जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सभी विपक्षी दलों ने मिलकर महागठबंधन का निर्माण किया और उसके आधार पे जो है वहां की जनता ने, बिहार की जनता ने एकजुट होकर पुरजोर समर्थन जो है महागठबंधन को किया, तो एक बहुत बड़ी चुनौती जो है बीजेपी के सामने वहां खड़ी की थी बिहार में। लेकिन निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के इस कदम से बहुत बड़ा झटका जो है महागठबंधन को भी लगा है और कहीं ना कहीं बिहार की जनता को भी एक तरीके से अपने आप को ठगा महसूस कर रही है आज की तारीख में। जहां तक नीतीश कुमार जी के इस कदम की बात है तो पहले से पता चल चुका था, आपने आज राहुल गांधी जी का भी बयान सुना होगा। जिस दिन डिमोनेटाइजेशन के पक्ष में उन्होंने अपने बयान रखे, उसके बाद जिस तरीके से जीएसटी के पक्ष में उनका वक्तव्य आया, उन्होंने पटना में जो है नरेंद्र मोदी जी को बुलाया, जिस तरीके से राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने जो है एनडीए को समर्थन किया, तो ये बिल्कुल आभास था कि कहीं ना कहीं जो है स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। और इसका आभास होने के बावजूद भी, जैसा कि आपने भी कहा कि सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पूरा जो है कोशिश की कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार जी को जो है गठबंधन से जो है बाहर जाने से रोका जाए, लेकिन चूंकि वो पहले से तय कर चुके थे जिस तरीके की सारी घटना है, जहां तक लालू प्रसाद यादव और आरजेडी पे जो जिस तरह के आरोप लगे हैं, तो भ्रष्टाचार के आरोप तो पहले भी लगे हुए थे जब महागठबंधन से पहले भी, तो किस आधार पे वो उनके साथ में हुए। और अब जब कोई बहाना नहीं मिला किसी भी तरीके से कि महागठबंधन से कैसे मैं निकलूं, तो पूरी स्क्रिप्ट रची गई और जो है बाकायदा सीबीआई का उसमें उपयोग लिया गया, उन पे आरोप लगाए गए और उस पे जो है छापे डाले गए और एक जो है केस दर्ज कर दिया गया। और जहां तक केस दर्ज करने की बात है तो केस तो खुद जो है नीतीश कुमार जी के ऊपर जो है हत्या का केस दर्ज है। आज जो है खुलकर इस बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले तो उनको खुद इस्तीफा देना चाहिए। देखिए वैसे और सबसे बड़ी अगर नैतिकता, योगेंद्र जी मैं 2 मिनट में, अगर नैतिकता का ही तकाजा है तो नीतीश कुमार जी ने चूंकि एक तरफ पहले एनडीए को दत्ता बताते हुए जो है महागठबंधन किया, उसके बाद आज महागठबंधन से निकलकर जो है जब वो वापस अपनी सरकार बना रहे हैं तो उनको जनता के बीच में चुनाव के लिए जाना चाहिए था और अकेले अपने दम पर जो है सरकार बनाने की बात करनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वो नैतिकता से परे हैं, वो अवसरवादी हैं। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय राजनीति के अंदर नीतीश कुमार जी का स्वार्थ जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमारे जेडीयू के साथी जी ने भी बताया कि जो है उन्होंने कार्यकारिणी की मीटिंग नहीं हुई, कहीं पार्टी के स्तर पर फैसला नहीं हुआ, खुद उनके स्तर पर यह फैसला किया गया है। चलिए एक बात और मैं वापस आऊंगा, देखिए समय कम है। मनीष कुमार जी के ऊपर आरोप लगा कि उनका डीएनए गड़बड़ है, पॉलिटिकल डीएनए गड़बड़ है। ऐसे बोल नहीं पाएंगे, अगर आप इतना वक्त लेंगे फिर बोल नहीं पाएंगे। मैं चाहूंगा एक एक सवाल सबका हो। मनीष जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के वो धुर विरोधी थे जो एनडीए से सबसे पहले निकलने वाले थे, और यही वजह रही कि बिहार के चुनाव में अमित शाह नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने पूरा चुनाव कैंपेन अपने हाथ में रखा,
किसी मोर्चे पे कहीं को रिस्क नहीं लेना चाहते थे। यानी कि ये हुआ सीधा कि टक्कर नरेंद्र मोदी वर्से गठबंधन थी, जिसमें चेहरा नीतीश कुमार था। नीतीश कुमार सारी चीजें समझ करके वापस आप लोगों के साथ आए, तो क्या ये भारतीय राजनीति में इस तरह के अवसर भविष्य में और देखना चाहेंगे? नहीं योगेंद्र जी, बात यह है कि उन्होंने खुद कहा कि मेरा व्यक्तिगत निर्णय है और मैं असहज महसूस कर रहा था। मेरा उप मुख्यमंत्री प्रॉब्लम में है, उस सफाई नहीं दे रहा है, राहुल गांधी जी को बात बताई है, मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो वो एक फिक्स में थे। और ये किसी भी चीफ मिनिस्टर का प्रोवेगेटिव राइट होता है कि वो कुर्सी पे रहे या छोड़ दे। उन्होंने कुर्सी छोड़ दी, ये उनका निर्णय था। बाद में जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दिया गया, ये भाजपा का फैसला था, इसमें नीतीश कुमार जी का कोई लेना देना नहीं था। जो ये सब लोग स्क्रिप्ट की बातें कर रहे हैं, ये स्क्रिप्ट तो ये बननी चाहिए कि लालू यादव जी ने कहा कि अब तो भ्रष्टाचार तो बड़ी बात नहीं होती है, अत्याचार बड़ी बात होती है। तो मैं समझता हूँ कि आज राजनीतिक हलकों में ये बड़ी चर्चा, भ्रष्टाचार महत्वपूर्ण है उतना अत्याचार भी महत्वपूर्ण है। चलिए ज्यादा बड़ी चीज अत्याचार है, यानी भ्रष्टाचार को उन्होंने क्लीन चिट दे दी। 3 दिन के लिए रांची कोर्ट में खड़े हैं, उनको ये बात नहीं आई। चारा घोटाला जब हुआ था तब वो चुनाव नहीं लड़े थे, आपने देखा होगा। अभी बार बार कहा जा रहा है कि आरोप तो उन पर भी थे, लेकिन वो चुने नहीं गए हैं और बाहर रहे। इसलिए रहे क्योंकि घोटाले जेल में रहकर आए थे, अपने पुत्रों को आगे कर दिया, अब वो पुत्र भी घोटाले में है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पूरा परिवार एक्सपोज हो जाए, इससे भारतीय राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी लड़की पर 1000 करोड़ के बंगले का आरोप लग जाए, आपका जो उप मुख्यमंत्री है उस पर आरोप लग जाए कंपनी का, और उसके लिए छोटे लड़के पे दूसरा आरोप लग जाए चिकित्सा मंत्री पे, तो ये सारा जो बिहार की राजनीति का तामझाम था वो पूरे देश में नंगा हुआ। नीतीश कुमार को लगा मुझे इससे पिंड छुड़ाना चाहिए, उन्होंने छुड़ा लिया। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, नीतीश कुमार ने पिंड आप लोगों से भी छुड़ाया था कि जो आप लोगों पे आरोप लगे हुए थे सीधे नरेंद्र मोदी पे, वो खुद ये बात कहते हैं कि 2002 के गोधरा कांड और गुजरात के दंगों के जो दाग हैं वो देश की जनता सहन नहीं कर सकते। नीतीश के आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, बहुत सारे समय का अभाव है, वही बात है। तो यहां पे जो बात हो रही है, ये क्या इसको अवसरवादिता की राजनीति कहा जाए? नहीं, इसमें आपने जैसे कहा हीरो नीतीश कुमार रहे, वो 2 जगह अपनी इमेज बचाने में सफल रहे। पहली बात, उनको लगता था कि देश की जनता को ऐसे लगेगा, 25 करोड़ के यूपी के लोगों ने जब क्लीन चिट दे दी और ये सब दलितों के मसीहा और इनके आगे अगड़े पिछड़ों के मसीहा धूल चाट गए। साइकिल की पिछली सीट पर बैठ के 7 सीट आई, हाथी के फोटो लगा के 25 सीट आई, पूरा नंगा दृश्य हो गया। तो उनको पता चला राजनीति। और मैं आपको अभी बताता हूं, जो नोटबंदी की बात आई थी उसमें भी उन्होंने क्लेवरनेस के साथ काम किया। जब पूरी जनता विरोध ही नहीं कर रही, विरोध मायावती कर रही है या केजरीवाल कर रहे हैं, तो उन्होंने समर्थन किया जनता का। ये बात उनके पक्ष में गई। जीएसटी के बारे में कहा जब 56 देशों में लागू है तो यहां क्यों नहीं लागू है। तो ये सब ने अपनी इंटेलेक्चुअलिटी या कंसर्न उन्होंने दिखा दिया। तो वो ये बात तो है कि अपनी छवि को बचाने में जूझते हुए, मशक्कत करते हुए नेता के रूप में उभरे। अब ये अलग बात है कि चलिए मनीष जी, तो फिलहाल तो कहा जा सकता है कि नीतीश सही रास्ते पे हैं। जी बिल्कुल, और यही कारण है सही कदम मान के चल रहे हैं। तो डीएनए बदल भी जाता है क्या? मैंने आपको कहा डीएनए के बारे में जो बात कही गई थी वो ये कहा गया था कि नीतीश कुमार को लालू के साथ जाना उसकी डीएनए की खिलाफत है, जो मुझे लगता है अब रेक्टिफाई कर ली गई है। चलिए ओम जी, एक सवाल यहां पे यह है कि क्या इस गठबंधन को बचाया जा सकता था अगर लालू यादव नीतीश का माफ करेगा, जो उनके बेटे तेजस्वी हैं उनका रिजाइन करा देते? तो लगता था कि यह तय करके बैठे थे, लालू को आभास था कि अगर मैं तेजस्वी का रिजाइन भी करा दूंगा तो नीतीश जाएंगे। नहीं, देखिए रणनीति क्या रही ये अलग बात है, लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जो आरोप नीतीश जी पे लग रहे हैं कि उन्होंने षड्यंत्र करके अपने आप को पुनः स्थापित किया, वो देखिए रात को 1:30 बजे जाकर के और गवर्नर साहब उनका एक्सेप्ट करते हैं। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उन्हीं को आमंत्रित किया जाता है, उनके गठबंधन की बात भी मान ली जाती है। तो भारतीय राजनीति में ये गवर्नेंस का एक ऐसा चित्र है जो अपने आप में काफी तकलीफ दे रहेगा। और जो लोग भी विश्लेषण करेंगे इसका कि जो भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार जो अपना दावा कर रहे हैं कि हम लोग किसी तरह की कोई हस्तक्षेप नहीं करते, पारदर्शी शासन है, वो अपने आप में विवाद का विषय बनेगा। ये तो तय हो गया कि महागठबंधन जिस तरीके से टूटा है उसका मैसेज तो पूरे हिंदुस्तान में चला गया, लेकिन तोड़ने की जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो अपने आप में पूरे देश के अंदर स्थापित हो रही है। और वो कई सारे राजनेताओं को, इंक्लूडिंग जो इस वक्त बड़े पॉपुलर हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनकी रणनीति पे लोग सवाल उठाने लगेंगे। बहुत बड़ा तबका जो दलितों का है, अगड़ों का है, पिछड़ों का, जो मनीष जी के मुताबिक जमीन चाट रहे हैं। एक छोटा सा सवाल है। देखिए, भारत की राजनीति का इतिहास रहा है कि
अपने मकसद को में कामयाबी के लिए सरकारें भी गिरा दी हैं, और ये केवल ये नहीं है कि देश की फेडरल सिस्टम की सरकार को भी यहाँ पे बिल्कुल पंगु बना करके और कर दिया गया है, पहले समर्थन फिर हाथ खींच लेना, जैसे हो कि किसी से कहा कि नायक के रूप में थोड़ी याद किए जाते हैं, वो खलनायकों के रूप में याद किए जाते हैं। चाहे आप हरियाणा का वो ले लीजिए दृश्य, जहां पर पूरी की पूरी पार्टी जाकर के और दूसरी तरफ चली गई। आप राजस्थान का संदर्भ ले लीजिए, जनता दल दिग्विजय को जिस तरीके से हमारे दिवंगत उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री ने गलत किया, तो उसको कोई सहज रूप से नहीं लिया। और वो लोग जो आज स्थापित हैं, चाहे माणकचंद सुराणा हो, चाहे दूसरे समाजवादी हो, तो उनका सम्मान नहीं है। चाहे गोपाल पचेरवाल हो, चाहे दिवंगत वो महबूब खान हो, चाहे अभी ये सारे लोग, तो इनको आदर्श स्थिति से नहीं देखा जाता। जो समाजवाद की बात करते रहे, जो आचार्य नरेंद्र देव की बात करते रहे, जो लोहिया की बात करते रहे, या जो जेपी की बात करते रहे, वो किस तरीके से अपॉर्चुनिस्ट बने हैं। तो मेरा ख्याल है कि नाम नीतीश जी का भी उन अपॉर्चुनिस्टों की लिस्ट में जुड़ जाएगा, जो बड़ा दुखदायक होगा। वो बड़ी बात तो लालू जी की है कि परिवार के 4 लोग पदाधिकारी हैं, कोई डिप्टी सीएम है, कोई सांसद है, तो नीतीश जी पे भी लगे हुए हैं। तो और सबसे बड़ी बात योगी नीतीश जी है कि आप 3 लाख सरकार के अंदर जो है 15 साल तेजस्वी और जो उनके ब्रदर है उनके ऊपर किसी तरह कोई आरोप नहीं है। आप दोनों के लिए वर्तमान सरकार के आप दोनों के लिए मैं फ्री मंच दूंगा, एक बार एक बार रामनिवासी से बिल्कुल आप रांची की आखिर के हीरो आप ही रहेंगे, कह रहे हो कि मैं आप यहाँ पे चलिए रामनिवासी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पार्टी स्तर पर फैसला नहीं लिया गया, ये नीतीश का अपना फैसला है, लेकिन विधायक उनके साथ में है, और मुख्यमंत्री बनाने के लिए भूमिका संगठन से ज्यादा विधायकों की होती है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं। जी, पार्टी महत्वपूर्ण होती है, पार्टी से विधायक निकलते हैं जी, और नीतीश जी को इस पार्टी में पूरे फ्री हैंड थे, विधायकों को टिकट वो देते थे। और जो चुनाव हुआ था महागठबंधन में, वो हुआ था कि देश में सांप्रदायिक शक्तियों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देना, संघ मुक्त भारत करना है, ये नीतीश जी कहा करते थे। अब वो किस तरह क्या हुआ, मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता, मेरी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, कैसे इस तरह के फैसले हुए हैं जी। जहां तक विधायकों का सवाल है, हाँ। तो ये एक पीड़ा है आप लोगों की कि जिस रास्ते पे हम गए थे और नीतीश बीच में हमें छोड़कर चले गए। मेरा एक छोटा सा सवाल हो रहा है कि दिल्ली में या पटना में किसी से आपकी बात हुई है कि आपके जैसे और भी लोग हैं, पदाधिकारी हैं, हालांकि शरद यादव की भी हल्की फुल्की जानकारी आ रही कि उन्होंने नाराजगी जाहिर की है, दूसरे और भी लोगों ने कुछ नहीं की है, तो इस तरह से कुछ और भी लोग हैं ऐसे कि जो बात आप लोग कर रहे हो? विचारधारा से बंधे हुए लोग हैं, वो इस फैसले से सहमत नहीं है। जी, चलिए, हाँ नगेंद्र जी, आपके पास में आ रहा हूं मैं। आप विरोध कर रहे थे अभी जो स्टेटमेंट था मनीष जी का कि ये बिल्कुल गलत है। देखिए योगेंद्र जी, मैं यही कह रहा था कि अभी जो वर्तमान जो महागठबंधन की सरकार बिहार में थी, वो बहुत अच्छा अपना काम कर रही थी। किसी तरह का आरोप न तो जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट्स पे था, न आरजेडी के कैंडिडेट्स पे था, न कांग्रेस के। बहुत एक अच्छा सही वातावरण में एक सरकार वहां चल रही थी। लेकिन जिस तरीके से षड्यंत्र रचकर जो है, स्क्रिप्ट लिखकर जो है उसको सीबीआई का उपयोग करके, दुरुपयोग करके जो कार्रवाई वहां की गई है, तो वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि वही नीतीश जी जो कि संघ मुक्त भारत की बात करते थे, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, फांसीवादी ताकतों के खिलाफ जो है वो एकजुट होकर महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे बिहार के अंदर, जिस तरीके से उन्होंने एक रातों रात जो पाला बदला है, तो निश्चित रूप से एक अवसरवादी राजनीति का उन्होंने एक मुखौटा जो है पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से जो है नीतीश कुमार जी को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वहां की बिहार की जनता के साथ जो छलावा हुआ है और उनके साथ जो है रातों रात उनके सपनों के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, तो उसकी जिम्मेदारी उनको जो है भुगतनी पड़ेगी। चलिए, मेरा आखिरी सवाल मनीष जी आपसे है, क्योंकि आप अब पार्टी के गठबंधन में शरीक हो चुके हैं और अब आपके नेतृत्व में, यानी कि एक और एनडीए की गवर्नमेंट देश में आप लोगों की हो गई है, निश्चित रूप से गदगद होना चाहिए। और सरकार का ही एक अलग ही अंदाज होता है। सुशील मोदी साहब 2 दिन पहले जो कह रहे थे, आज उनके चेहरे पर अलग मुस्कान थी, बिल्कुल बड़े और छोटे भाई की तरह बैठे हुए थे। जैसे अयोध्या में अभिषेक जब हुआ था, राम लौट करके आए थे वन से, तो भरत ने जिस तरह से स्वागत किया था, मतलब घर वापसी नीतीश की हुई है या फिर वहां के नेताओं की नीतीश के साथ हुई है? नहीं, ये तो सदाचार की घर वापसी है। जो भ्रष्टाचारी लोग थे वो नंगे हो गए, वो अपने पुत्र पुत्रियों के मोह में दिख गए,
सुशील मोदी जी पे खुद पे आरोप लगे हुए हैं और वो उप मुख्यमंत्री बन गए। पहले एक उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगाकर जो है उन्होंने सरकार से त्यागपत्र दिया और दूसरे आरोपित जो है मुख्यमंत्री सुशील मोदी जो है उनको उप मुख्यमंत्री फिर बना दिया। तो ये पूरे तरीके से जो है नीतीश कुमार जी जो है एकदम उनका चेहरा जो है बेनकाब हो चुका है, उनकी अवसरवादिता जो है बेनकाब हो चुकी है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो है जनता सोच समझ कर इस बारे में निर्णय करेगी और नीतीश जी को जो है बाहर का रास्ता जरूर दिखाया जाएगा। उनके साथ में उनकी गलबैया हुई तो नीतीश जी ने विरोध किया। और सबसे बड़ी बात है, जहां तक डीएनए पॉलिटिकल डीएनए गड़बड़ होने की बात है, जिन नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल डीएनए गड़बड़ होने का आरोप नीतीश जी के ऊपर लगाया, आज उन्हीं को गले लगा लिया। तो मुझे लगता है कि दोनों के पॉलिटिकल डीएनए में समय का अभाव। देखिए, बहस का विषय ये निश्चित रूप से होगा। नीतीश का ये जो कदम है ये भारत की राजनीति और सियासी गलियारों में आज और कल के लिए एक चर्चा का विषय रहेगा। और क्योंकि वजह साफ है, नीतीश कुमार पहले सांप्रदायिक ताकतों का विरोध करते रहे जो उनके अपने जुबानी बात हैं, वो सांप्रदायिक हैं कि नहीं है, सांप्रदायिकता की डेफिनेशन क्या है, भारत की राजनीति में बहुत ही अपने अपने अंदाज से इसे परोसा जाता है। और अब करप्शन से भी विरोधी हैं। चले, करप्शन के विरोध में अपनी छवि बनाने की तो कोशिश कर सकते हैं नीतीश तक कि मुझे भ्रष्टाचार पसंद नहीं है, लेकिन क्या वास्तव में जिन के खिलाफ वो खड़े होकर के जिन्हें सांप्रदायिक ताकतें कहते थे, वो छवि क्या साफ होने के बाद में अब नीतीश को लगने लगा कि हाँ बिल्कुल मैं सही जगह जा रहा हूं। खैर जो भी अब स्क्रिप्ट में नायक हैं कि खलनायक होंगे, जो भी होंगे, लेकिन फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार को अवसर जैसे सहज लगे, जैसे उन्हें लगता है कि हाँ ये रास्ता मेरे लिए फिट है, समीक्षकों का मानना है कि उसी रूट को चुनते हैं और जिसे अवसरवादिता भी कहा जाता है। खैर चलिए, भारत की राजनीति में अब ये पन्नों में किस तरह से लिखा जाएगा, क्या आगे होगा, फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि बिहार का विकास होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जब तक चला सकते थे चला दिया। अब मेरे ये स्वभाव और काम करने के तरीकों के अनुरूप नहीं है। गांधी जी ने हमेशा कहा है कि धरती पर लोगों की जरूरत की पूर्ति होगी, लेकिन लालच की नहीं।